गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड आईएमएफ निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है, और इससे जो है हमारे को ग्लोबल ग्रोथ का जो है फॉरकास्ट पता लगता है। तो ये रिपोर्ट एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो साल में 2 बार पब्लिश की जाती है। और वैसे तो ये अप्रैल और अक्टूबर में पब्लिश की जाती है, लेकिन इसका जो बेसिक अपडेट्स होती हैं, जो मतलब लेस कॉम्प्रिहेंसिव जो अपडेट्स होती हैं, वो जुलाई और जनवरी में भी पब्लिश होती हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि ग्लोबली आउटपुट कैसा रहेगा, इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसी रहेगी, फिस्कल इम्बैलेंसेस तो नहीं है कुछ कंट्रीज़ में, या डेट के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो हमें पता लगते हैं। तो बेसिकली अगर हम ये माने तो ग्लोबल इकोनॉमी की जो भी स्टेट होती है उस टाइम पर, उस साल में, उसको समराइज करती है रिपोर्ट। तो इस जो जनवरी की जो रिपोर्ट निकली है, जो लेस कॉम्प्रिहेंसिव है, वो कह रही है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 3.4% जो थी अगर 2022 में, तो वो कम होकर 2.7% रहने वाली है। और 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। वर्स्ट तो अभी आना बाकी है, 2023 ऐसा होगा कि लोगों को लगेगा कि ये रिसेशन में चल रहे हैं हम। आईएमएफ ने लेकिन कहा है कि ऑफ कोर्स ग्लोबल रिसेशन तो नहीं होगा, बट काइंड ऑफ अ रिसेशन की तरह लगेगा लोगों को। ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 2023 में बॉटम पे चली जाएगी। इन्फ्लेशन जो है जिसने डिस्टेबलाइज किया ग्लोबल इकोनॉमी को, वो ऑलरेडी 2022 में पीक कर चुकी है। अब डिसइन्फ्लेशन जो होगा, मतलब इन्फ्लेशन से नीचे, जो इन्फ्लेशन का नीचे जाने का जो ट्रेंड है, वो बहुत धीरे होने वाला है। मॉनेटरी टाइटनिंग जो है, आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, वो जो है उसकी वजह से जो है ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इन्फ्लेशन को स्लो डाउन करेगी। आपके इंडिया के बारे में बोला गया है कि 6.8% जो ग्रोथ थी वो कम होकर 6.1% हो जाएगी। स्टिल इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट जो है ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाला है इस साल अगेन। ठीक है, ग्रोथ जो है वो रेजिलियंट डोमेस्टिक डिमांड की वजह से जो है वो पिकअप करेगी इंडिया में। उसकी वजह से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बाकी कंट्रियों से जो है वो बेटर रहेगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, उसको बढ़ाकर मैं 15 लाख से 30 लाख कर रही हूँ। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती क्या है? सीनियर सिटीजन जो है हमारे इंडिया में, उनको रेगुलर इनकम देने के लिए इस स्कीम को निकाला गया था। 60 साल से ऊपर के जो सिटीजन हैं, या फिर जिन्होंने वीआरएस ले लिया और वो 55 से 60 की एज के बीच में है, या डिफेंस पर्सोनल हैं 50 साल से ऊपर की एज में और बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, उनको जो है ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बेनिफिट मिल सकते हैं। इसमें जो भी डिपॉजिट कराया जाता है, 15 लाख जो है मैक्सिमम अमाउंट है, जिसको बढ़ाकर अब 30 लाख कर दिया गया है। उसकी जो है मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन डिपॉजिटर जो है उसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऑफ कोर्स एज़ कम्पेयर टू जो आपकी फिक्स डिपॉजिट उससे ज़्यादा मिलता है, और ये अकाउंट होल्डर्स को जो है क्वार्टरली पे किया जाता है। इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल भी अलाउ होता है, लेकिन 1 साल के बाद अलाउ किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो एस्टैब्लिश करेगी 10,000 करोड़ का हर साल, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, उसमें उसके शॉर्टफॉल को ओवरकम करने के लिए ये यूआईडीएफ सेटअप किया जाएगा। बैंक्स जो हैं वो फाइनेंस देंगे, लोन्स देंगे पब्लिक एजेंसीज़ को, ताकि वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में क्रिएट कर सकें। इसको कौन मैनेज करने वाला है? नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो 15th फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स को भी यूज़ करें और जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ आपको पता ही है कि 50,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन वाली को हम टीयर 2 सिटी कहते हैं, 20,000 से 50,000 की पॉपुलेशन वाली सिटी को हम टीयर 3 सिटीज़ कहते हैं। अब क्योंकि इसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के ही लाइंस पर बनाया जाने वाला है, तो लेट्स सी वो फंड क्या होता है। आरआईडीएफ जो है 1995-96 के पीरियड में गवर्नमेंट ने सेटअप किया ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सके। नाबार्ड इसको मेंटेन करता है। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इसमें फंडिंग देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स को और जो स्टेट ओन कॉर्पोरेशन हैं उनको लोन दिया जाता है ताकि वो अपने ऑनगोइंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकें।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन। ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए एक मिशन लेके आने वाले हैं जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। तो इसका मोटिव ये होगा कि लास्ट माइल तक जो है वो पहुंचा जा सके और 7 सब कृषि प्रायोरिटीज़ जो बजट में दी गई हैं उनमें से ही एक ये प्रोग्राम है। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को सेफ हाउसिंग देना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्शन एंड लाइवलीहुड सर्विसेज देना, ये इस मिशन का ऑब्जेक्टिव रहेगा। 15,000 करोड़ डेडिकेट किए गए हैं इस फंड के लिए अगले 3 साल के लिए। लगभग लगभग 3.5 लाख ट्राइबल पीपल को जो है इसका बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब ये पीवीटीजीज होते कौन है? तो ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं अमंग ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स में भी जो सबसे वल्नरेबल है उनको हम पीवीटीजी कहते हैं। 75 ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया है और 17 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में ये प्रेजेंट है। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाई और उस टाइम पर 52 सच जो है ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, धीरे धीरे 23 ग्रुप्स और ऐड कर दिए गए 1993 में। अब टोटल जो है वो 75 सच पीवीटीजी ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंजल टैक्स। इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो बजट में जो है गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो एंजल टैक्स प्रोविजंस को जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी जो है वो लागू करने वाले हैं। तो अभी होता क्या है कि बेसिकली आपका एंजल टैक्स होता क्या है? अब समझ लो एक स्टार्टअप लगा लो या कोई अनलिस्टेड कंपनी लगा लो, जब वो कैपिटल रेज करती है और वो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन से कैपिटल रेज कर रही है, मतलब लोगों से नहीं उठा रही पैसा, आईपीओ नहीं निकाल रही, मार्केट से नहीं उठा रही, कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं जो जो उसमें पैसा लगाना चाहते हैं उनसे अगर वो पैसा उठा रही है मार्केट में, तो उसको हम कहते हैं एंजल फंडिंग। ठीक है, एंजल फंडिंग। कोई बड़े वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, समझ लो आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, उसमें वो पैसा लगाते हैं, तो जो कंपनी जो है वो पैसा उठा रही है उसको हम कहते हैं मतलब वो एंजल फंडिंग ले रही है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो समझ लो किसी कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो एक उनके जो है अगर हम पर शेयर के देखें तो वो 10 रुपये पर पीस है, पर मतलब स्टॉक है। लेकिन जब वो फंडिंग लेते हैं तो वो 20 रुपये के हिसाब से पर स्टॉक के हिसाब से फंडिंग लेते हैं। तो हम ये मानेंगे कि 10 रुपये का जो है एक्सेस जो है उन्होंने रियलाइजेशन किया, तो उसके बेसिस पर एंजल टैक्स जो है कैलकुलेट किया जाएगा। तो बेसिकली जो वेल्दी इंडिविजुअल्स जो कि अनप्रूवन बिजनेस वेंचर या स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं उसको हम एंजल फंडिंग कहते हैं और उसी के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है। तो अभी ऑलरेडी सेक्शन 56 जो है इनकम टैक्स एक्ट का है, उसके अंदर हमने मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि लोग क्या करते थे कि एक आप अगर उनके पास मनी जो है मतलब ब्लैक मनी है, तो वो क्या करते थे कि एक छोटी सी कंपनी खोल लेते थे कोई, और फिर जो है उसमें फंडिंग के नाम पर जो है वो पैसा अपना सारा वाइट करके लगवा लेते थे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एंजल टैक्स प्रोविजंस ले आए और जो डोमेस्टिकली अगर कोई ऐसा करे जिसमें जो है ज़्यादा अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाकर जो है वो फंडिंग कलेक्ट करे, तो उस पर गवर्नमेंट अपना टैक्स लेने लग गई थी। तो ये जो है सिर्फ अभी तक रेजिडेंट इन्वेस्टर के ऊपर जो है टैक्स लगता होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेगा ऐसे, तो उसके ऊपर भी जो है हम टैक्स लेंगे। लेकिन किसको एग्जामेशन मिली है? जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं उनको अभी डोमेस्टिक लेवल पर भी एग्जामेशन है। अगर वो डोमेस्टिक लेवल पर पैसा उठाते हैं जो है मार्केट से, उनको एंजल टैक्स फंड से एग्जामेशन है। ऐसे ही अगर वो फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा उठाएंगे तो उनको जो है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में हमारे आते हैं, उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर फंडिंग देंगे तो भी वो एंजल टैक्स के प्रोविजन से जो है वो एक तरह से एग्जाम्प्ट होंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल सीट्स। पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल को रिजेक्ट किया है जिसमें कहा गया है कि कैंडिडेट्स को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो इलेक्शंस जो हैं वो एक से ज़्यादा सीट से ना लड़ सकें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लेजिस्लेचर का जो है वो डोमेन है। तो अब इसके लिए जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 का प्रोविज़न है, जिसमें कि जो है कहा जाता है कि एक पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा सीट से इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, तो मतलब 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। सेक्शन 70 जो है वो कैंडिडेट्स को कहता है कि वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। मतलब अगर आपने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े हैं और आप दोनों से जीत गए हो तो आपको एक को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों से आप रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अगर हम देखें सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 की, तो राजा जॉन बंच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी एस्टैब्लिश की गई
आर्टिकल 101 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम जो है उसमें कहा गया, क्योंकि चैलेंज क्या किया गया था कि आर्टिकल 101 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पास वो कोई जो है वो प्रोहिबिट करता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में और जो है स्टेट लेजिस्लेचर में, कि पर्सन जो है दो हाउसेस को या फिर मल्टीपल हाउसेस को रिप्रेजेंट न करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर क्या, आई एम सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस टाइम पर क्या पाया, 19 जो है सॉरी 2014 के राजा जॉन बंच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कि आर्टिकल 101 सिर्फ ये कह रहा है कि एक पर्सन हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट या फिर जो है स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों जगह से जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। तो मतलब इनकन्सिस्टेंट नहीं है ये सेक्शन 33(7) आर्टिकल 101। ठीक है, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग थी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर आप मल्टीपल सीट से इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो बेसिकली मोटिव ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी विक्ट्री से रिलेटेड, तो वो दो जगह से इलेक्शन लड़ लेता है। और कई बार क्या होता है कि अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए भी दो जगह से इलेक्शन लड़ा जाता है। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं, दूसरी पार्टी में राहुल गांधी ने किया। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है कि समझ लो नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह पर इन्फ्लुएंस हम अपना बना कर रखें। इसके लिए जो है वो दो जगह से इलेक्शंस लड़ लिए जाते हैं। तो ये एक तरह से जब भी कोई सीट वेकेंट होगी तो उसको ऑफ कोर्स आपके जो है नॉर्मल लॉ के प्रोसीजर के थ्रू जो है वो सीट में को भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर आप दोनों सीट से इलेक्ट हो जाते हो तो आपको रिज़ाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रेड सैंडर्स। ये आपके इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो साइट्स के जो ट्रेड डेटाबेस है उन्होंने कहा है कि 28 इंस्टेंसेस ऑफ रेड सैंडर्स कॉन्फिस्केशन और सीजर जो है उन्होंने वो नोटिस किए हैं इंडिया से। और ये फैक्ट शीट उन्होंने जो है ट्रैफिक जो है आपका उन्होंने जो है शेयर की है। ठीक है, तो रेड सैंडर्स की ट्रैफिकिंग कैसे हो रही है? तो इंडिया ने टोटल लगभग 19,000 से ऊपर जो है टन्स ऑफ लॉग्स जो है रेड सैंडर्स के वो रिपोर्ट किए कि हमने एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन ग्लोबली कंट्रीज़ ने कहा हमने तो सिर्फ 4600 के आसपास जो है वो लॉग्स जो है वो इंपोर्ट किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग जो है 15,000 टन या 14,000 टन के आसपास जो लॉग्स थे वो ट्रैफिक हो चुके हैं। ठीक है, उसकी जो है या तो वो कन्फिस्केट हुए हैं या उनको या फिर उसकी स्मगलिंग हो चुकी है। चाइना जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, और जो है उसके बाद हांगकॉन्ग और सिंगापुर जो है वो रेड सैंडर्स इंपोर्ट करता है इंडिया के थ्रू। अब इसके लिए कंजर्वेशन की ज़रूरत है, तो जो है ट्रैफिक ने बोला है कि रेड सैंडर्स के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर फॉरेस्ट जो हैं जहाँ पर ये उगाया जाता है वो उस एरिया को हाई कंजर्वेशन एरियाज जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए। एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें और रेड सैंडर्स की ट्रैफिकिंग को रोकें। ठीक है, अब रेड सैंडर्स होता क्या है? ये एक इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीशीज़ है जो एंडेमिक है आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट्स वाले फॉरेस्ट में। रॉकी डिग्रेडेड और फैलो लैंड में जो है ये जहाँ पर रेड सॉइल होती है वहाँ पर ये उगाया जाता है। इसकी इलिसिट फेलिंग की जाती है स्मगलिंग के लिए। इसका कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड है और इंपोर्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है। याद रखना, ये हमारी जो पॉलिसी है वो कहती है कि इंपोर्ट ऑफ रेड सैंडर जो है वो प्रोहिबिटेड है और एक्सपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, सो अब इसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। अब हम ट्रैफिक के बारे में भी देख लेते हैं। ट्रैफिक जो है हमारा कहता है कि वाइल्ड लाइफ जो है आपका ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड कॉमर्स जो है ये कह रहा है कि इसका और दूसरा नाम है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ठीक है, ये एक एनजीओ है। ये WWF और IUCN ने मिलकर बनाया है इनोवेटिव और प्रैक्टिकल कंजर्वेशन सॉल्यूशंस देने के लिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका कैम्ब्रिज में लोकेटेड है। ठीक है, 1976 से ही इसको एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नासाज जूनो प्रोब। ये आपके जो है साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा का जो जूनो स्पेसक्राफ्ट है उसने एक ग्लिच एक्सपीरियंस किया है और उसकी वजह से जो है लगभग 200 इमेजेस जो उसने कैप्चर की थी वो उससे लूज़ हो गई हैं। तो ये जूनो प्रोब है क्या? 2011 में इसको लॉन्च किया गया था और 5 साल की इसकी इनिशियली जर्नी थी, लेकिन बाद में जो है नासा ने इसको और जो है काम दे दिया और अब ये जोवियन जो मून्स हैं उनको भी जो एक्सप्लोर कर रहा है। एक्चुअल ऑब्जेक्टिव इसका था कि जो रीजन और रेवोल्यूशन है जुपिटर का उसको जो है ये अंडरस्टैंड करे। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is World Economic Outlook. So this topic is important for your international relations and economy topics both. So
In the recent January update of World Economic Outlook report, IMF has marginally improved the forecast for global growth in 2023, and the fears of global recession may still rule. Okay, so what is this report? So this is a comprehensive report which is published twice a year by IMF. Actually, it is published in April and October, but the less comprehensive reports are also released in July and January. So basically, it summarizes the state of global economy in a year. The January report of this year is saying that global growth rate will decelerate from 3.4% to 2.7% in 2023, and one third of the global economy will contract, and the worst is yet to come. IMF has said that, of course, there would not be a global recession, but it would feel like a recession for many people. IMF also expects that global growth would bottom out in 2023, and it would start picking up pace again in 2024. If we look at the inflation level, then of course inflation, which destabilized the global economy last year, it has already peaked last year, and now the trends of this disinflation would start, but they would be very slow because economies are tightening monetary indulging in monetary tightening using the high interest rates. If we look at the status of India, then growth in India is set to decline as compared to last year, but still the growth would be resilient enough as compared to all other economies because of resilient domestic demand. So the next topic is senior citizen savings scheme. This topic is important for your social issues. So the maximum investment limit for senior savings scheme has been raised from 15 lakh to 30 lakh rupees in the budget 2023. So this is a scheme aims to provide senior citizens with a regular income in India. So any Indian citizen who is above the age of 60 years, or those retirees who have gotten VRS between 55 to 60 years of age, or the retired defense personnel above 50 years of age and below 60 years of age, are eligible for this scheme. So the deposits that are made by the senior citizens are having a maturity period of 5 years, but of course the depositor has an option to extend the maturity period for another 3 years. And earlier the limit was maximum 15 lakh, but now it has been increased to 30 lakhs. So the interest, which is higher than the normal regular fixed deposits, is paid to the account holders on a quarterly basis. Even the premature withdrawal is also allowed after first year of opening the account. So the next topic is Urban Infrastructure Development Fund. This topic is important for your economy section. So Finance Minister has recently announced that government will be setting up an Urban Infrastructure Development Fund of 10,000 crore rupees per year for creating infrastructure in tier 2 and tier 3 cities, and the priority sector lending would be utilized to fund this to make funds available for the state governments. So these funds would be used by public agencies to create urban infrastructure in these cities. It will be managed by National Housing Bank. States will be also be encouraged to leverage resources from the grants of 15th Finance Commission to create this infrastructure. So which are these tier 2 and tier 3 cities? So basically cities with a population of 50,000 to 1 lakh are called the tier 2 cities. Population with between 20,000 to 50,000 are classified as tier 3 cities. This fund is maintained by NABA. If we look at the Rural Infrastructure Development Fund, which will be the baseline for this Urban Infrastructure Development Fund, then RIDF is maintained by NABARD, and it was set up by the government in 1995-96 period. Domestic commercial banks contribute to this fund, and the aim is to provide loans to state governments and state-owned corporations for the completion of ongoing rural infrastructure projects. So the next topic is Pradhan Mantri PVTG mission. This topic is important for your social issues. So Union Finance Minister has recently announced that a mission for the welfare of PVTGs would be there through the union budget, and the aim is to reach the last mile, and this mission will assist particularly vulnerable tribal groups with the safe housing,
clean drinking water, education, nutrition, road and telecom connection, and livelihood. So for that, 15,000 crore rupees budget has been dedicated for the next 3 years, and it will be going to benefit 3.5 lakh tribals. So who are these PVTGs? So in 1975, the government of India initiated to identify the most vulnerable tribal groups, and they identified the 52 such groups initially. Later on in 1993, 23 such groups were added, and now there are 75 such PVTGs in 17 states and one union territory. So there is a particular criteria for identification of PVTGs. This criteria is mentioned here in 4 points. So the next topic is angel tax. This topic is important for your economy section. So in this recent budget, government has proposed that the angel tax provisions now would also involve foreign investors. So what is an angel tax? So basically it refers to the tax which would be paid by companies or small firms who are unlisted in the stock market, and they are raising money by issuing shares. So they are indulged in off market transactions. So any excess realization would be considered as their income, and this would be taxed accordingly. Okay, so what would be this excess realization? Suppose the fair market value of a startup share is 10 rupees per piece, but when they start holding funding, an investor offers them 20 rupees per share, which means then the difference of 10 rupees would be taxed as income. So angel tax is basically uh, applied on angel funding. So what are angel funding? What is angel funding? You know that wealthy individuals, they invest in risky unproven business ventures or startups, and they give funding to them. But these fundings are also being used in India for money laundering, black money, round tripping. So what these black money holders do, they start any random startup or any small venture. They start round tripping of their black money into that particular company. So to prevent that round tripping, the government introduced section 56 of tax act of 1961, and currently it was applicable only for domestic investors who are investing in these companies. Of course, they were exempted. The government recognized startups were exempted from such angel tax provisions. But now even the budget 2023-24 is saying that even foreign investors who would be investing in such startups or ventures would be taxed accordingly, though. So the angel tax provisions would apply to them also. But again, foreign investors who would be investing in the government recognized Startup India program startups, they would be exempted from this angel tax provisions. So the next topic is contesting elections from multiple seats. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has recently rejected a PIL which sought a restriction of candidates from contesting elections from more than one constituency. So basically, in the Representation of People's Act, this section 33 subsection 7 deals with the provision of a person contesting election for the same office from two constituencies, because section 70 bars candidates from representing two constituencies in Lok Sabha or state. So basically you can contest elections from two constituencies, but you cannot represent those both if you win them. Okay, so even the article 101 of the constitution says that no person shall be a member of both houses of parliament, and for that the constitutionality of section 33 subsection 7 was also challenged. But Allahabad High Court said that article 101 is not inconsistent with provisions of section 33 subsection 7. So it was basically the constitutional validity of section 333 7 was upheld, but in the Raja John Bunch versus Union of India case of 2014. Why people contest from two constituencies? Basically, if the candidate is not confident about his victory from one seat, then of course he or she adopts the second seat also. But sometimes it is also done to publicize, because the motive is to extend the influence from one region to another, like what PM Modi does. He contested elections from Vadodara in 2014, and he was also simultaneously contesting elections from Varanasi, and he won elections from both seats, so he had to resign the Vadodara seat later. So
The next topic is red sanders. This topic is important for your environment section. So Sites Trade Database has recently said that there has been at least 28 instances of sanders confiscation, seizure, and this has been highlighted by a fact sheet created by Traffic. So this fact sheet is saying that India's red sanders is one of the most exploited tree species from India, and under Indian foreign trade policy, import of red sanders is prohibited and the export is restricted. So, how did they find out that there was smuggling, or there was some funny business in uh, red sanders? So India reported that they have exported about 19,000 tons of logs of red sanders. But globally, the countries reported that they have just imported 4,600 tons of logs. So which means that the gap of about 15,000 or 14,000 tons was the illicit trafficking of red sanders. So that's why the report has said that India should declare the areas having red sanders as high conservation areas. Enforcement agencies must also coordinate to curb the red sanders trafficking. If we look at red sanders, then it is endemic. It's an endemic tree species to the eastern Ghats of India, and it is endemic to the Andhra Pradesh region. It usually grows in rocky, degraded, and fallow lands with red soil, and it is being used for illicit smuggling. It is actually used in cosmetics and medicinal products, and if we look at the protection status, then it is endangered. So, what is traffic? So, traffic is basically trade records analysis of flora and fauna in commerce. It is also called the Wildlife Trade Monitoring Network, which is a leading NGO, and it is a joint program of WWF and IUCN. It was established in 1976 at Cambridge to deliver innovative and practical conservation solutions. So the next topic is NASA's Juno probe. This topic is important for your science and tech section. Recently, NASA's Juno spacecraft experienced a glitch, and it has caused it to lose over 200 images, which it took during a Jupiter flyby. So Juno is basically an acronym for Jupiter Near Polar Orbiter. It was launched in 2011 for a period of 5 years to study the Jupiter planet, but later on, the spacecraft's objective were expanded to allow it to fully explore the Jupiter ecosystem and also its Jovian moons. So the original objective of Juno probe was to understand the origin and evolution of Jupiter. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.